तो पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को द्विघात समीकरण में किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो है हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण का जो भी कंसेप्ट, जो भी थ्योरी है, हर एक चीज़ को इसी वीडियो में समझेंगे। सिर्फ एक वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा पूरा ख़त्म। तो प्यारे भाइयों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर चैनल पे आए हैं पहली बार, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण होता क्या है। तो बेसिकली नॉर्मल आप जानते हैं, बहुपद चैप्टर आपने पढ़ा है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और भी इसी तरीके से पढ़े हैं। तो बहुपद में जो द्विघात बहुपद पढ़े हैं तो वही है अपना द्विघात समीकरण। ठीक है, तो बस बहुपद का आधा ही पढ़ना है, इसमें द्विघात समीकरण कोई खास बड़ा चैप्टर है नहीं। देखिएगा 1 घंटे के अंदर में पूरा थ्योरी इसका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आप द्विघात समीकरण के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बशर्ते आपको वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। और एक्सरसाइज में और चैप्टर सब में क्वेश्चन सोल्यूशन में आप स्किप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थ्योरी वाला कंसेप्ट वाला वीडियो कम से कम पूरा देख लिया कीजिए। कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा कहीं हो सकता है आप स्किप करते हैं, फिर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाता है आपसे। ठीक है, तो बहुत जगह इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिलेंगी, बहुत जगह कुछ जो ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो आप पहले से जानते हैं। तो हर एक चीज़ को देखना है, हर एक चीज़ों को समझना है। तो चलिए प्यारे भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। समीकरण कहते किसे हैं? ax² + bx + c के रूप का जो भी समीकरण होगा उसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण। तो डिफिनेशन हमने लिख दिया, आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ax² + bx + c के रूप का जो भी समीकरण होगा वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। और ax² + bx + c क्या होता था? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता था। तो द्विघात समीकरण में हम बस द्विघात बहुपद के थोड़ी से विस्तृत चीज़ को समझेंगे, थोड़ा सा चेंज करके समझेंगे, लेकिन होगा द्विघात बहुपद के बारे में ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण नाम देकर के हम पढ़ेंगे। डिफिनेशन में बहुपद वाला में भी आप पढ़ते थे कि जो ए बी सी होता है वास्तविक संख्याएं होना चाहिए, और द्विघात बहुपद में हम इस ए बी सी को क्या कहते थे? बहुपद के पद का गुणांक कहते थे। ठीक है, एक्स का गुणांक कहते थे, कोफिशिएंट कहते थे। लेकिन यहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या होना चाहिए जो कि बहुपद वाला ही है। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 बहुपद वाला ही है। तो कुछ खास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस ये चीज़ें हैं कि डिफिनेशन याद करना नहीं है, इसमें बस ये जानना है कि ए बी सी क्या होता है? वास्तविक संख्या होना चाहिए, और ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और एक्स का पावर क्या होना चाहिए? घटते क्रम में, और एक्स का घात सबसे मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए, फिर उसके बाद 1 होना चाहिए, उसके बाद अचर पद होना चाहिए बराबर 0 के। तो चलिए एग्जाम्पल हम इसका लेकर के समझेंगे। एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, हमने लिया 2x² + 3x + 6, इस तरीके से लिए, तो ये क्या होगा? द्विघात समीकरण होंगे। ठीक है, अगर हम इसको बराबर के 0 करते हैं तो, अगर बराबर के 0 नहीं किए हुए तो ये द्विघात बहुपद है। अगर इसको हम समीकरण के रूप में बराबर 0 के रूप में ला दिए तो ये हो गया समीकरण, तब इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, अगर देखिए, अगर आप लेते हैं 4x² + 3x = -10, इस तरीके से, तो क्या कर सकते हैं हम? इसके बाद -10 को इधर लाएंगे तो +10 आ जाएगा, फिर से द्विघात समीकरण के रूप में ये भी आ गया। तो ये भी अपना होगा एक द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल। और एक और तरीके से द्विघात समीकरण को कई तरह से लिख सकते हैं, किसी तरीके से। अब उसको सॉल्व करके बाकी आप द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे वो अलग बात है, लेकिन ये सभी क्या होंगे? द्विघात समीकरण होंगे। जैसे आपने लिखा x + 2 × x + 5 = 0, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? ये देखिए कैसे होगा, तो गुना करेंगे तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। कैसे? तो देखिएगा, x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x को 5 से गुना करेंगे तो +5x हो जाएगा, फिर 2 को x से गुना करेंगे तो 2x होंगे, और +5 × 2 = 10 हो जाएगा बराबर 0 के। तो क्या आ गया? x², 5 और 2 कितना होगा? 7x। तो ये हो जाएगा +7x + 10 = 0। आ गए ये द्विघात बहुपद के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में। तो ये द्विघात समीकरण है तो ये भी तो द्विघात समीकरण होंगे ना। तो यहाँ तक समझ गए हैं, तो आंसर नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं है। तो एक और चीज़ जान लीजिए आप, नोट, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप किसको कहते हैं? मानक रूप किसको कहते हैं? तो ax² + bx + c = 0 को ही द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, वो ही द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं।
इसके थ्योरी में, इसके कंसेप्ट में भी ज़्यादा चीज़ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही तरीके का बन सकता है। थोड़ा इसमें माइंड लगाना होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना होता है, तो इसीलिए कंसेप्ट को समझिए, वीडियो को ज़्यादा स्किप मत कीजिए। तो ये सभी चीज़ें नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। अब जो इतना ही चीज़ जो पढ़े हैं, इस पर किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इस स्थिति को हमको क्या करना है, द्विघातीय समीकरण के रूप में लिखना है। x या फिर कोई भी चर है उसको द्विघात समीकरण इस तरीके का बनेगा, ax² + bx + c। तो इसके रूप में हमको ज्ञात करना है, ये लिखा हुआ हिंदी में और हमको बनाना है मैथ में। दो क्रमागत धन पूर्णांक है। क्रमागत का मतलब क्या हुआ, जस्ट उसके बाद वाला संख्या। कोई संख्या जैसे मान लीजिए 10 है और क्रमागत संख्या इसका चाहिए तो 10 के बाद 11 आएगा, तो 10 के बाद 11 इस तरीके से होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि कोई संख्या क्या है, माना कोई संख्या क्या है, x मान लेते हैं, माना कोई संख्या x, ठीक है। तो दो संख्या है ना, दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल दिया हुआ है 306। अगर कोई एक संख्या x है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, x + 1 होगा ना, उसके जस्ट आगे का संख्या 1 जोड़ देंगे तो दूसरा संख्या क्या आ जाएगा, x + 1, ठीक है। तो नाउ अब प्रश्न से चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है, तो x × x + 1, दोनों को गुना कर दी, वो है 306 के बराबर, ठीक है। तो गुना करेंगे, अब x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 306। तो ये भी आ गया द्विघात समीकरण के रूप में, लेकिन आप इसका जो मानक रूप है, जो भी इसका व्यापक रूप है, उसके रूप में ला दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x² + x, और ये 306 इधर है तो माइनस में 306 आ जाएगा बराबर 0। तो यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। हिंदी में लिखा हुआ था, हमने इसको गणित की भाषा में लिख दिया, द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो भूखंड की लंबाई दिया हुआ है, उसकी चौड़ाई से 1 अधिक है। तो इसको हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, गणित की भाषा में लिखना है। आयताकार भूखंड है मतलब एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और भूखंड का जो है लंबाई जो है ना, उसी आयत का लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 अधिक है। तो उसकी चौड़ाई से 1 अधिक है तो मान लेते हैं हम चौड़ाई को, ठीक है। माना आयत का चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर x मान लिए हम, तो लंबाई क्या होंगे, चौड़ाई अगर x माने हैं तो लंबाई x + 1 होगा, चूँकि लंबाई जो है चौड़ाई से 1 ज़्यादा है। तो अब चलेंगे प्रश्न से। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, L × B, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है, 528 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए लंबाई का मान क्या हमने माना है, x + 1, और चौड़ाई क्या है, x है, तो दोनों को गुना कर देंगे, वो हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर के बराबर। गुना कीजिए तो x को x से गुना करेंगे तो x² प्लस x को 1 से गुना किया तो x बराबर 528 हो गया। द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, 528 को इधर ले आएंगे, प्लस x - 528 बराबर 0। तो यही होगा इस द्विघात समीकरण का जो क्वेश्चन था, इतना लंबा अगर हिंदी में लिखा हुआ है, इसी चीज़ को हम गणित की भाषा में इतना छोटा शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो द्विघात बहुपद में जो शून्यक होते हैं, उसी को हम इस द्विघात समीकरण में उसका मूल कहेंगे, नाम चेंज कर दिए हैं। तो इस टॉपिक में देखना है हमको द्विघात समीकरण का मूल किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का मूल किसको कहेंगे, तो द्विघात बहुपद जो होगा उसमें उसी का जो शून्यक होगा उसी को हम कहेंगे द्विघात बहुपद का मूल, ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधि कुछ क्या है। इसमें देखिए एक चीज़ और देखना है कि द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, बाकी तो जानते ही हैं कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक निकलता था उसको हम किससे सूचित करते थे, तो अल्फा और बीटा से। तो द्विघात समीकरण के मूल को हम किससे सूचित करेंगे, तो इसको भी अल्फा बीटा से ही सूचित करेंगे। तो ये भी आप लिख लेना नोट में, इसे प्रायः किस चीज़ से सूचित किया जाता है, इसे प्रायः अल्फा तथा बीटा से सूचित किया जाता है, ठीक है।
किस चीज़ से सूचित किया जाता है? अल्फा और बीटा से। मतलब इस द्विघात समीकरण का मूल कितना निकलेगा? तो 2 मूल निकलेंगे, या फिर एक भी निकल सकते हैं या फिर नहीं भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। तो दोनों को हम अल्फा और बीटा मान लेंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद में आपने क्या सीखा? द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए आपने क्या सीखा था? तो गुणनखंड विधि सीखे थे। तो यहाँ द्विघात समीकरण में आपको सारी विधियाँ सीखनी है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने की विधियाँ कितनी हैं? मूल ज्ञात करने की विधियाँ कितनी है? इसमें 1-2 ज़्यादा सीखना है। मूल ज्ञात करने की विधि कौन कौन सा है? तो पहला तो आप गुणनखंड विधि जानते ही हैं कि गुणनखंड करके आप उसका शून्यक निकालते थे, गुणनखंड विधि। अब इसमें एक और नया चीज़ सीखना है। इस द्विघात समीकरण में नया चीज़ क्या सीखना है? तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तो इन सब चीज़ों को भी सीखेंगे आगे कुछ नए तरीके से। और एक और होता है इसमें, ये द्विघाती सूत्र से -b प्लस -√b² -4ac ये होता है। तो ये सभी चीज़ भी आगे देखेंगे। तो चलिए, इसका तीसरा नंबर में एक और तरीके से निकलता है। कौन सा सूत्र से? तो द्विघाती सूत्र से। इन तीनों चीज़ों को बारी बारी से देखेंगे कि तीनों मेथड में, तीनों विधि में कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, और इस क्वेश्चन को कौन से क्वेश्चन में कौन सी विधि लगानी है, इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। पहले तो गुणनखंड विधि आपने द्विघात बहुपद में देख ही लिया होगा, गुणनखंड कैसे करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि इसमें नया टॉपिक है, तो इसको आइए सीखेंगे। इस तीनों चीज़ों को आइए देखिए। गुणनखंड विधि आप तो जानते ही हैं कि द्विघात समीकरण को हम कैसे, कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। 2x² - 3x - 10। ठीक है, चलिए यहाँ पे सिर्फ x² ही लेते हैं। x² - 3x - 10 = 0 कोई द्विघात समीकरण है, तो हमें गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। तो आप अगर चाहें तो इसको आप द्विघात बहुपद मान करके आप इसका शून्यक निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण है, तो बस जैसे आप उसमें शून्यक निकालते थे बहुपद में, वैसे ही इसका भी कर दीजिए। अचर पद और x² के गुणांक को आपस में गुना करेंगे तो 10 होगा, और 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 होगा। 2 और 5 से 3 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से x² माइनस में 5x लेंगे, प्लस में 3x लेंगे, नहीं 2x, प्लस में 2x लेंगे, माइनस में 10 = 0। देखिए -5x और +2x ले लिए तो -3x आ गया। अब ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, दोनों में से हम कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो बचेगा x - 5। इसमें से कॉमन आ रहा है +2, तो बचेंगे x - 5 = 0। अब दोनों बॉक्स वाले को क्या करते हैं, एक बार साथ में लिख लेते हैं, और फिर बॉक्स के बाहर वाले को एक बार ही लिख लेते हैं। ठीक है, और दोनों गुणनखंड जो आया, दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करके जो भी वैल्यू आता है वही इस द्विघात समीकरण का मूल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x - 5 को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से x + 2 को 0 के बराबर करेंगे। तो x का वैल्यू क्या आया, यहाँ से आ गया -2, x का वैल्यू यहाँ से आ गया 5। तो ये हो गया प्यारे भाइयों अपना गुणनखंड विधि। तो प्यारे भाइयों आइए देखते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे हम किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। चाहे आप इसको अगर द्विघात बहुपद मानते हैं तो उसके शून्यक भी कह सकते हैं। द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, तो वही होता है समीकरण में x का जो वैल्यू है, जो मूल आया है, उसको अगर हम रख देते हैं तो वैल्यू उसका 0 के बराबर आना चाहिए। तो बराबर 0 है ही, और x का जो वैल्यू आएगा वो तो 0 करने वाला ही मान आएगा। तो इसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम क्या करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। पहले तो देखिए 2x² - 7x + 3 द्विघात बहुपद के रूप में लिखा हुआ है। आपको सबसे फर्स्ट पहली नज़र में आपको ध्यान देना है कि x² का कोई गुणांक है कि नहीं है। तो x² का गुणांक यहाँ है। x² में अगर डायरेक्ट सीधी सी x² रहेगा तो वो एक स्टेप छोड़ देना है। तो अगर हमको यहाँ पर कोई गुणांक दिया हुआ है तो पहले तो हम उसको गुणांक को वहाँ से भगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस 2 को हमको भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। तो अगर सिर्फ इधर ही हम 2 से भाग देंगे तो बायां साइड वाला तो भाग हल्का हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो हल्का हो जाएगा। तो चलिए इधर भी हम 2 से भाग दे देंगे, उधर भी 2 से भाग दे देंगे, बात दोनों तरफ उतना ही होगा। तो चलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ से, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, ठीक है, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, देखिए सब पद में 2 से भाग देंगे। तो 2x² में अगर 2 से भाग देते हैं तो बचेगा क्या, x²
-7x में अगर 2 से भाग देते हैं तो 7/2x हो जाएगा, बट्टा 2 आ जाएगा नीचे में बस, और ये क्या हो जाएंगे +3/2 बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि x वाले पद को इधर रहने दीजिए, इस पद को आप उधर भेज सकते हैं। लेकिन चलिए जैसे जैसे हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद वाला स्टेप में क्या करना है, इसके बाद वाला स्टेप में आपको कुछ नहीं, अपने मन से दोनों ओर क्या करेंगे, b/2a का होल स्क्वायर जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस द्विघात समीकरण में ABC तो आपको पता है ना, A क्या होता है x² का गुणांक, B होते हैं x का गुणांक और C होता है अचर पद, ये तो पता है, ABC पता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जो भी समीकरण सॉल्व करके आया है इसमें b/2a का होल स्क्वायर जोड़ देंगे। तो इस समीकरण से b/2a क्या होगा, तो b का मान कितना है -7 और 2a क्या हो जाएगा, तो a का मान है 2 और 2 को 2 से गुना करेंगे, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और बट्टा 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, x² -7/2x, ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्लस में दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा -7/2 का 2 नहीं, ये अच्छा स्क्वायर था, यहाँ पे 16 होगा, ये 16 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, b/2a है ना, तो -7/4 का होल स्क्वायर जुड़ गया बराबर, देखिए ये 3/2 था ना, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिख के बल्कि हम उधर ले जाते हैं। तो दोनों तरफ जोड़े हैं ना ये स्क्वायर वाला, तो इधर भी जोड़ेंगे -7/4 का स्क्वायर और ये 3/2 उधर जाके -3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कि कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन एक एक स्टेप समझाते जा रहे हैं। पहले हम क्या किए हैं, x² के गुणांक को गायब करने के लिए जो भी गुणांक है उससे हम दोनों तरफ भाग दे दिए, फिर उसके बाद अपने मन से b/2a का होल स्क्वायर जोड़ देंगे दोनों तरफ। ठीक है, अपने मन से b/2a का होल स्क्वायर ही जोड़ना है, दूसरा कुछ नहीं जोड़ना है अपना मन से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखिए x² माइनस, देखिए आप 2ab के रूप में लिख सकते हैं, 2 × a कितना है x है और b कितना है -7/4 है, तो इसको आप -7/4 इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 × -x -7 आ गया था। चलिए यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस को गायब कर सकते हैं। ठीक है, माइनस को गायब कर सकते हैं। -7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/16 होगा। 49 किसका होता है, 7 का भी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और प्लस में क्या हो जाएगा, ये 7/4 का होल स्क्वायर भी इसको आप लिख सकते हैं बराबर, ये कितना हो जाएगा 49/16 और -3/2, इस तरीके से। देखिए आप जैसे इसको नहीं समझ पाए ना, ये कितना होगा, b/2a का होल स्क्वायर जोड़ना था, मतलब -7/4 का होल स्क्वायर जोड़ना था ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49 और 4 × 4 = 16। अब 49/16 को आप 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस वही हमने किया, -7/4 के होल स्क्वायर को 7/4 का होल स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, माइनस को हटा दिए। तो डाउट और कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में या फिर हमारे बातों को समझने में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से ये क्या हो गए, a² - 2ab + b² आया, a² - 2ab + b² आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए। तो a² - 2ab + b² क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a है x और b है 7/4, तो x - 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो कितना होगा, आप एक साइड की इधर भी घटा करके देख लें, तो इधर 16 हो गया, यहाँ 49 हो जाएगा, -2 × 8 = 16, तो 8 × 24 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएंगे 5, यहाँ से हो जाएगा ये कितना आ गया 25/16। ठीक है, 25/16। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कोई खास ज़्यादा भारी नहीं है, इसमें दो ही चीज़ करना होता है, पहले तो x² का गुणांक को गायब करना है, फिर b/2a का होल स्क्वायर को जोड़ना है, बाकी तो आप जानते ही हैं, मैथ में तो आप एक्सपर्ट हैं ही। क्या हो जाएगा, x - 7/4 का
होल स्क्वायर बराबर, इधर भी आप स्क्वायर के पद में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। इस तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ से अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर हम हटा सकते हैं दोनों तरफ। क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4, इधर से स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो इधर क्या होगा, रूट लग जाएगा, बराबर रूट अंदर क्या हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होंगे बिल्कुल होंगे। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से नहीं भी लिखना चाह रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 25/16 पर ही छोड़ सकते थे। तो रूट्स के अंदर से अगर निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में ना निकलता है, तो x माइनस 7/4 का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा। कैसे, तो 5/4 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो सिर्फ 5/4 ही निकलेगा। रूट के अंदर से दो समान गुणनखंड के बदले में एक गुणनखंड निकलते हैं। तो x माइनस 7 का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 5/4। तो यहाँ से देखिएगा x का दो वैल्यू निकलेगा, एक बार तो प्लस 5/4 मान करके, एक बार माइनस 5/4 मान करके। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम प्लस 5/4 मानते हैं तो इधर से ये जाके भी प्लस बन जाएगा 7/4। ठीक है, अगर हम इधर माइनस 5/4 मानते हैं, माइनस 5/4, तो ये भी उधर जाके प्लस ही बनना है 7/4। अब दोनों को सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2/4 आएगा। ये आ जाएंगे 2/4, कैंसिल करके 1/2। x का एक गुणनखंड मतलब एक मूल आया 1/2, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 7 5 12/8। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। तो इसी तरीके से द्विघात समीकरण का जो है मूल पूर्ण वर्ग विधि के मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किया द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक था उसको हम गायब करने के लिए उससे दोनों तरफ भाग दे दिए। उसके बाद अपनी मर्जी से b/2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिए, और बाकी तो सॉल्व करते करते हमने क्या किया है, 2 को x का वैल्यू निकला है। तो द्विघात समीकरण के दो मूल हो सकते हैं। तो इसी तरीके से पूर्ण वर्ग विधि भी हुई खत्म। तो प्यारे भाइयों देखिए, द्विघाती सूत्र से हम किसी भी बहुपद द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करेंगे वही चीज़ को देखेंगे इस मेथड में। तीसरा विधि है, तो मान लेते हैं हम कोई द्विघात समीकरण जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, कोई द्विघात समीकरण। अब हमको जानना है कि द्विघाती सूत्र द्वारा हम इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, x² का, बस ये कुछ नहीं है, ये पूर्ण वर्ग विधि जैसे था ना, बस वैसे ही है। अब इसका लास्ट में एक फॉर्मूला निकलता है, तो आइए कैसे निकलता है वो देखते हैं। तो पहले तो हम x² के गुणांक को क्या करते हैं, गायब करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ax² होगा, a से भाग देंगे दोनों तरफ, प्लस bx/a हो जाएगा, प्लस c/a हो जाएगा, बराबर 0/a हो जाएगा। कैसे, तो सब में हम a से भाग दे दिए हैं। तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा, बचेगा सिर्फ x² प्लस b/ax प्लस c/a बराबर 0 बच रहा है। इस c/a को हम उधर ले जाते हैं बराबर के उस साइड, तो क्या हो जाएगा, बराबर माइनस में हो जाएंगे c/a। अब इसके बाद हम क्या करते थे, दोनों ओर b/2a के होल स्क्वायर से जोड़ देते थे, दोनों ओर b/2a का होल स्क्वायर जोड़ते थे। तो x² प्लस b/a इंटू एक्स, b/a और प्लस में b/2a का होल स्क्वायर जोड़ना है, तो b/2a का होल स्क्वायर हम जोड़ दिए, बराबर माइनस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ना होगा, क्योंकि दोनों तरफ जोड़े। पूर्ण वर्ग विधि वाले मेथड में हमने क्या किया, लिख करके बता दिया, इसमें आपको सिर्फ बोल करके हम बता रहे हैं। ये माइनस c/a उसको ऐसे लिख दिए, दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर जोड़ दिए हैं। तो देखिएगा x² प्लस x² को आप क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू b/2a इंटू एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं। 2ab, चाहे आप x इंटू b/2a इस तरीके से लिख सकते हैं। चूँकि a है x और b है कितना, b/2a, इसका होल स्क्वायर के पद में लाना, तो बीच में 2ab लाना होगा ना, तो 2 लिख दीजिए अपना मन से, इनटू में a लिख दीजिए, और इनटू में b जो है अपना ये वाला जिसका होल स्क्वायर है वो लिख देंगे, और प्लस b/2a का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ
2 और 2 तो कैंसिल हो ही रहा है ना, तो बाद में आना है b बट्टा ए एक्स ही आना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दे लेना, ठीक है। माइनस सी बट्टा ए और प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 4a² होंगे, b बट्टा 2a का होल स्क्वायर जोड़े हैं इधर। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि प्लस 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 ही है तो ये हो जाएगा a प्लस बी के फॉर्मूला पे x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, एलसीएम तो ले सकते हैं, एलसीएम 4a² आएगा, ठीक है। अब क्या करो, एलसीएम जो भिन्न के जोड़ में जो मेथड करते हैं वो करना, a से भाग देंगे इसमें तो 4a बचेगा ना, तो 4a को इससे गुना कर देंगे c से, तो माइनस 4ac हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दिए, 4a² को 4a² में भाग देंगे तो 1 से लगेगा तो b² ही रह जाएगा, यहाँ कोई खास चेंजिंग नहीं होने वाला, ठीक है। तो इधर से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं x प्लस बी बट्टा 2a, अगर हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लग जाएगा, रूट लगेगा क्या हो जाएगा माइनस 4ac प्लस b²। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बट्टा 4a²। तो देखिए अब इसके आगे हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है ना। तो मूल क्या होता है, x का वैल्यू जो होता है, जो उसके वैल्यू को 0 के बराबर करता है वही x का वैल्यू। तो यहाँ से हमको सिर्फ x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इधर वाला रूट को हम हटाएंगे तो ऊपर वाला का तो स्क्वायर नहीं हो सकता, ऊपर वाला तो रूट में ही रहेगा, तो रूट अंडर b² माइनस 4ac रहेगा और बट्टा में 4a² है, इसको अगर रूट के अंदर से निकालेंगे तो 4 के बदले 2 निकलेगा और a² के बदले में a निकलेगा। अब देखिए b बट्टा 2a को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा b बट्टा 2a, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा रूट में से जो निकला है तो प्लस माइनस दोनों होगा, तो रूट में से निकला है तो ये प्लस और माइनस दोनों होंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों का एलसीएम करते हैं तो x बराबर, अगर हम एलसीएम करते हैं तो नीचे का एलसीएम 2 ही है, 2a है तो 2a ही रहेगा, 2a को इसमें भाग दिए तो एक ये हो गया। तो चलिए माइनस b को पहले लिख लेते हैं, ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। तो यही जो है अपना फॉर्मूला निकला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a। एक बार हम यहाँ पर प्लस लेंगे तो एक मूल निकलेगा और एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा मूल निकल जाएगा, बशर्ते आपको द्विघात समीकरण का ABC पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, x² का जो गुणांक होगा उसमें a होगा, x का गुणांक b होगा, अचर पद c होगा। तो इसमें द्विघात समीकरण में जो ये आया है b² माइनस 4ac, तो बार बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बार बार b² माइनस 4ac निकालेंगे तो ये सही नहीं है। तो b² माइनस 4ac को ही हम कहते हैं इस द्विघात समीकरण का विवेचक या फिर विविक्तर कह सकते हैं। इसे प्रायः कैपिटल D से सूचित किया जाता है और ये इसका क्या बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा कह सकते हैं महत्वपूर्ण चीज़ है ये, कि आपको इस द्विघात समीकरण के मूल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, तो b² माइनस 4ac का जो मान आएगा वही आपको बताएगा कि इस द्विघात समीकरण का कोई भी मूल निकलेगा कि एक ही मूल निकलेगा कि 2 निकलेंगे कि एक भी नहीं निकलेंगे, ये इसी से पता चलेगा b² माइनस 4ac से। तो किसी भी द्विघात समीकरण का b² माइनस 4ac आप निकाल सकते हैं, a b c का मान आपको पता है। अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाता है तो इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक वास्तविक होगा और दो ठो शून्यक होंगे, ठीक है। शून्यक वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। असमान मतलब 2 को तो शून्यक निकलवे करेगा और दोनों असमान होगा मतलब अलग अलग होगा, मतलब 2 को शून्यक निकलेगा, सीधी सी बात। अगर b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, अगर b² माइनस 4ac करने पर 0 आ गया तो क्या होगा, तो मूल तो वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, सॉरी यहाँ शून्यक लिख दिए ना, शून्यक नहीं होता है द्विघात समीकरण में, शून्यक नहीं मूल होता है, ठीक है। तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होगा, दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 तो ले लिए, अगर छोटा है 0 से तो क्या होगा,
पहले तो बड़ा था जीरो के तो मूल वास्तविक था और दोनों शून्य निकलता था, दोनों मूल निकलता था, असमान होता था। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है तो वास्तविक तो होगा लेकिन एक ही निकलेगा, दोनों उसका वैल्यू जो होगा एक्स का दोनों वैल्यू सेम होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा आता है तो अवास्तविक होगा, मतलब उसका कोई मूल निकलेगा ही नहीं। तो लिख सकते हैं अवास्तविक या फिर काल्पनिक। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा योगदान था कि नहीं इसका। बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में अगर ये चीज़ जानते हैं आप तो क्वेश्चन को और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आप सब कुछ कर लीजिएगा क्वेश्चन में और बाद में पता चलेगा कि इसका कोई मूल ही नहीं है, तब तो आप पूरा दिन परेशान रह जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते और क्वेश्चन है कि हिलने का नाम नहीं लेगा। अगर आपको ये चीज़ पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा आ गया तो कोई चांस ही नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व होने का। जो भी निकलेगा काल्पनिक निकलेगा, मान करके कुछ निकलेगा। तो चलिए अब सीखेंगे किसी भी बहुपद का एग्जाम्पल इस थ्योरी से कैसा हो सकता है। तो क्वेश्चन में कहता है कि जांच करें कि मूल वास्तविक है कि नहीं। तो आप यहाँ से जान रहे हैं कि कब मूल वास्तविक होगा और कब मूल नहीं निकलेगा और कब मूल वास्तविक और दोनों सेम सेम होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधी से तीनों में बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। इस द्विघात समीकरण में अगर हमको मालूम करना है कि मूल वास्तविक है कि नहीं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना a का मान आ गया 3 और b का मान है -1। ठीक है, तो b स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस और यहाँ भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 4 तिया 12। देखिए एक ही झटका में चेंज हो गया। तो यहाँ से अगर सिर्फ आप यहाँ माइनस ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ एक ही माइनस रखिएगा तो माइनस में आ जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। तो 12 4 कितना हो जाता है 16, जो कि बड़ा है जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक होंगे और 2 मूल निकलेगा इसका। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर निकालना है तो b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इसका और माइनस 4 गुना a मतलब x का गुणांक, a मतलब x स्क्वायर का गुणांक और c का मतलब ये 4 कितना होता है, 4 चौका 16 और माइनस 4 चौका 16, ये क्या आ गया 0, जो कि बराबर है 0 के। तो मूल तो वास्तविक होता है लेकिन क्या होता है, समान भी होता है, दोनों सेम होगा मतलब एक के मूल निकलेगा उसका। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। इस तरीके का भी हो सकता है क्वेश्चन कि k के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 का मूल जो है वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और समान कब होगा, मूल वास्तविक और समान कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आएगा तभी मूल वास्तविक और समान होगा। तो देखिएगा इस द्विघात समीकरण में b का मान क्या होगा, b का वैल्यू k है तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और c कितना है तो 3 है बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा बराबर 0 होंगे। तो k स्क्वायर बराबर 12 को उस साइड ले जाते हैं तो प्लस में 12 चला जाएगा और k का मान अगर निकालना है तो √12 हो जाएगा। ठीक है, √12 हो जाएगा। देखिएगा अब इसको आप सॉल्व कर देंगे कैसे, रूट के अंदर से 12 कैसे निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड करते हैं तो 4 गुना 3 होगा, 4 गुना 3 भी हो सकता है, चाहे और छोटा छोटा तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर से क्या निकलता है, 2 के बदला में एगो निकलता है ना, तो प्लस माइनस 2 निकलेगा और ये 3 जो है नहीं निकलेगा। तो यही जो अपना k का 2 मान आया प्लस माइनस 2√3, यही इस बहुपद के इस द्विघात समीकरण में k का यही मान रखेंगे तो क्या होगा, मूल इसका वास्तविक और समान होगा। प्लस माइनस दोनों में रख सकते हैं, चूंकि रूट से निकला है तो प्लस माइनस दोनों में होगा। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरीके का भी हो सकता है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण जो है इसका मूल वास्तविक और क्या है, असमान होगा। वास्तविक सीधा वास्तविक पूछ रहा है, सीधे वास्तविक पूछ रहा है कि p के किस मान के लिए इस समीकरण का मूल वास्तविक होगा। तो मूल वास्तविक कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac
या तो 0 से बड़ा होता है और या फिर 0 के बराबर होता है। 0 से बड़ा में भी मूल वास्तविक होता है, 0 से बराबर में भी मूल वास्तविक होता है, बशर्ते अगर बराबर है तो क्या होगा, मूल एक ही निकलेगा, अगर बड़ा है तो मूल 2 ठो निकलेंगे। लेकिन वास्तविक तो दोनों ही है ना, तो वास्तविक होने के लिए दोनों चीज़ लगेगा, बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा 0 से। तो देखिए यहाँ से b का स्क्वायर करेंगे मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना a का मान कितना है तो p है और c का मान कितना है -2 है, बड़ा या बराबर 0 का साइन लग जाएगा। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, माइनस 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 है तो प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8p हो जाएगा, बड़ा या बराबर है किसके 0 के। तो यहाँ से हो गया 8p बड़ा या बराबर 0 की। इस 64 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में 64 चला जाएगा, तो p का मान क्या आ जाएगा -64/8, कैंसिल करेंगे तो 8 से, मतलब p बड़ा या बराबर होगा किसके -8 से, तभी इसका मूल वास्तविक होंगे। अब वास्तविक में असमान भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। तो प्यारे भाइयों, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी द्विघात समीकरण में, बस इतने ही चीज़ों को समझने हैं। द्विघात बहुपद के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने में इतने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और हम भी इतने अच्छे तरीके से पढ़ा देते हैं आपको। मेरे पढ़ाने का अंदाज़ आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है, हमें भी तो लगे कि हाँ हम इतना मेहनत किए बेकार नहीं किया, कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ प्यारे भाइयों ने फ़ायदा लिया है। तो चलिए प्यारे भाइयों कुछ और एग्जाम्पल देखिए। क्वेश्चन में कहता है कि किसी आयताकार मैदान का कर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और उस आयताकार मैदान का जो बड़ा वाला भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो चलिए एक फिगर के द्वारा हम समझते हैं। आयताकार मैदान है तो हम आयत बना लेते हैं, ठीक है, आयत हमने बना लिया। ये क्या है, मैदान है, आयताकार मैदान है, फील्ड है, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं। और इसका कर्ण जो दिया हुआ है, कर्ण मतलब विकर्ण हुआ, कर्ण मतलब विकर्ण हुआ, ठीक है, त्रिभुज। देखिए इसमें क्या होता है, आयत में सभी भुजाएं, सभी कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता ही है। और इसका कर्ण खींचे हैं तो चलिए हम इसका नाम रख लेते हैं ABCD। अंग्रेज का बच्चा है, अंग्रेजी नाम होगा ABCD, ठीक है। अब देखिए इसका कर्ण कितना दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें देखिए सबसे छोटा वाला भुजा क्या है, सबसे छोटा वाला भुजा के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको हम सबसे छोटा वाला भुजा को मान लेते हैं कि ये x मीटर का है। तो ये सबसे छोटी भुजा से कर्ण जो है सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, मतलब x + 60 मीटर का है। और ये आयत का बड़ा वाला भुजा मतलब ये वाला भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, मतलब x + 30 है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको संबंध किस किस में लग रहा है, बात तो आयत का हो रहा था लेकिन यहाँ पर संबंध हमको लग रहा है समकोण त्रिभुज का। देखिएगा ये समकोण त्रिभुज का अगर आप नज़र लगाते हैं, नज़र देते हैं इस पर, तो इसमें का तीनों भुजा हमको मालूम है समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज में यहाँ पे आप सॉल्यूशन में लिख लेना कि माना किस किस चीज़ को क्या क्या माने। BC को आपने माना क्या, x, आपने माना हमने माना, बात बराबर है। AB क्या है, AB बराबर है x + 30, ठीक है, माने हैं, ये सब माने हैं। AC बराबर क्या हो गया, x + 60। अब देखिए समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज में आप समकोण के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में आप तो एक फॉर्मूला जानते हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण कौन सा हो जाएगा, AC हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर, अब इस दोनों का स्क्वायर को जोड़ देंगे, बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। कहाँ से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये चीज़ आप 9th में ही पढ़े होंगे, पाइथागोरस अगर 9th में इधर उधर किए होंगे तो 10th में आके तो ज़रूर ही पढ़े होंगे त्रिभुज चैप्टर में। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल पे आ गए हैं तो यहाँ पढ़ ही लीजिएगा। आप के लिए वीडियो बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि त्रिभुज का पहले से वीडियो बना हुआ है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल प्लेलिस्ट में जाइएगा तो क्लास 10th के आलोक भारती सॉल्यूशन वाला प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, उसको ओपन कीजिएगा तो उसमें क्लास 10 का चैप्टर 6 मिलेगा और उसमें जाइएगा तो आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से AC और AB और BC तीनों चीज़ को तो माने हुए हैं ना, तो AC का मान कितना है x + 60 है, तो x + 60 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB को कितना माने हैं x + 30 माने हैं, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। और BC को क्या माने, तो सिंगल x माने हैं, ये सिंगल है बेचारा। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A + B के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो इसको हम जल्दी से जल्दी तोड़ मोड़ के हटाते हैं। 3600 हो जाएगा प्लस 120x हो जाएगा बराबर x² प्लस 900 हो जाएगा प्लस 60x हो जाएगा, 60x हो जाएगा और प्लस में x² है तो ये रहेगा। ये x² और ये x² को हम पहले क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, बच गया ये x²। चलिए अब हमको क्या करना है, एक साइड 0 रखना है, तो चलिए इधर से सब भाई को भगाते हैं उधर, तो 0 के बराबर। इधर x² है तो x² लिख लिए हम, फिर क्या है 60x है ना, तो प्लस 60x लिख लिए। इधर से भी x वाला भाई को ले चलते हैं, तो उधर जाके माइनस में 120x हो जाएगा। फिर इधर से देखिए 900 है सीधा वाला भाई, तो चलिए फिर से सीधा वाला भाई को ले जाएंगे उधर, तो माइनस में 3600 हो जाएगा। तो देखिएगा 0 के बराबर में क्या क्या आ गया, x², 60x में से 120x जाएगा तो माइनस में 60x बचेगा, 900 में से 3600 जाएगा तो माइनस में 2700 बचेगा। अब इस द्विघात समीकरण को आप सीधा कर लो, x² माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। ठीक है, आपको क्या करना है, आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। मैदान की भुजाएं ज्ञात करें, तो मैदान में तो 4 एगो भुजे हैं, तो एगो को लंबाई कहते हैं, एगो को चौड़ाई कहते हैं, दोनों लंबाई सेम होता है, चौड़ाई दोनों सेम होता है, तो सिर्फ दो को चीज़ निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए इसका गुणनखंड करने के लिए ये 2700 है और यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं है, तो 2700 का आप गुणनखंड करेंगे तो 30 और 90 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, से बताइए। 90 और 30 को गुना करेंगे तो 9 × 27 और 2 को 0 है तो 2 को 0 हो जाएगा। 90 और 30 में हम इसको तोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो x² माइनस 90x प्लस 30x और माइनस में 2700 बराबर 0, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। माइनस 60x को माइनस 90x प्लस 30x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दो दोगों का जोड़ा लग गया, चलिए दोनों भाई को ले चलते हैं अलग अलग कमरे में, तो ये क्या हो जाएगा x इसमें से कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 90। अब यहाँ से ऐसा क्या कॉमन लिया जाए कि अंदर में x माइनस 90 ही बचे, तो प्लस 30 डायरेक्ट से हम कॉमन लेते हैं तो बचता है x माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 बराबर 0, ये 30 है। तो देखिएगा यहाँ से x का वैल्यू क्या आता है, x का वैल्यू 90 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 30 बराबर 0 करने पर। तो ये वैल्यू तुम किसी भी आयत में अगर हमसे कहता है कि x जो है क्या माने हम BC को, कोई भुजा अगर माइनस 30 सेंटीमीटर है तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। किसी भी फिगर में किसी भी चीज़ का लंबाई, किसी भी चीज़ का, दुनिया में किसी भी चीज़ का लंबाई माइनस में नहीं हो सकता, या तो 0 से तनको को है तो 0 से कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो यहाँ पर माइनस 30 क्या है, अमान्य है, किसी भी आयत का लंबाई हो ही नहीं सकता है माइनस में, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है। x का मान 90 आएगा, ठीक है, मतलब BC भुजा मतलब चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर है कि मीटर है, मीटर, तो 90 मीटर हो जाएगा। और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई से क्या है 30 मीटर ज़्यादा है, मतलब 90 प्लस 30 हो जाएगा बराबर 120 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनते हैं क्वेश्चन। तो प्यारे भाइयों आज के लिए इतना ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही। द्विघात समीकरण में अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छा से देखा है तो अब आप जाइए NCERT सॉल्व करने के लिए, अब आप जाइए KC सिन्हा सॉल्व करने के लिए, अब जाइए आप आलोक भारती सॉल्व करने, या फिर अब जाइए आप भारती भवन सॉल्व करने। सभी का क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप देख सकते हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारा लिंक मिल जाएगा। सबसे नीचे में इंस्टाग्राम मिलेगा, टेलीग्राम मिलेगा, फेसबुक मिलेगा, व्हाट्सएप मिलेगा, कहीं पर भी आप जाके क्वेश्चन का फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं। फिर हम उस सिंगल क्वेश्चन का आपको वीडियो हम तैयार करके आपको हम यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देंगे, फिर आप उसका सॉल्यूशन देख लेना, एक ही दिन में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो प्यारे भाइयों बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन के साथ।